नमस्कार। क्या ये सिर्फ संयोग है कि भारत की जो वर्तमान मोदी सरकार है, उसके मुखिया 90 के दशक में एसीवाईपीएल से ट्रेनिंग ले चुके हैं, वहाँ रह चुके हैं, खुद मोदी जी इसका दावा करते रहे हैं। एसीवाईपीएल अमेरिका की वो संस्था है, अमेरिका सरकार द्वारा फंडेड, जो अपनी पॉलिसी दुनिया में कैसे लागू होगी, उसके लिए पॉलिटिकल लोगों को ट्रेनिंग देती है। और प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी, कई नेता एसीवाईपीएल ट्रेंड हैं। क्या सिर्फ ये एक संयोग है कि यूएस एड में पैसे का जब ज़िक्र होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साफ-साफ इसमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। Participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. और सरकार चुप रहती है, सरकार जवाब तक नहीं देती, सरकार झुठलाती भी नहीं, लेकिन वो चुप रह जाती है। क्या सिर्फ संयोग है कि भारत के मुखिया यानी प्रधानमंत्री सहित उनके एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में भी आ रहा है? प्रधानमंत्री का नाम 130 बार से अधिक है। और ये है कि ट्रंप को खुश करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री के आगे नाचे गाए, भारत की पूरी विदेश नीति पे सवाल उठता है इससे। क्या ये सिर्फ संयोग है कि एप्स्टीन फाइल आने के कुछ दिनों के अंदर ही, जो 6 और 8 महीने से अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन नहीं हो रहा था, वो हो भी गया। अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ, अमेरिका की वस्तुओं पे ज़ीरो टैरिफ लगाया गया और भारत की वस्तुओं पर अमेरिका 18% लगा रहा है। जो वाजपेयी सरकार के समय मुश्किल से 3% था, जो मनमोहन सरकार के समय मुश्किल से 3 ढाई 3% था, वो आज हमारे देश की वस्तुओं पर 18% लगा दिया। और जो वाजपेयी और मनमोहन सरकार के समय 12-15% अमेरिकी वस्तुओं पर लगता था, वो आज 0% हो गया। ये क्या सब कुछ ये संयोग है? सब कुछ? तो उसमें एक और संयोग जुड़ जाता है। जो दुनिया का सुपर गवर्नमेंट है, इसको सुपर गवर्नमेंट कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से दुनिया की अधिकतम सरकारों को वही चला रहा है। ऐसा सुपर गवर्नमेंट, ऐसा कॉर्पोरेट, उसका वो भारत की सरकार की तारीफ करती है और भारत सरकार पीएमओ के ट्विटर हैंडल से उसको ना सिर्फ ट्वीट किया जाता है, बल्कि नमो ऐप से भी ट्वीट किया जाता है। नमो ऐप पे है वो, और प्रधानमंत्री कार्यालय का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट किया जाता है, क्योंकि इनको पता है कि भारत की जनता को ये नहीं मालूम है कि ये कौन है, और पत्रकार बताएंगे नहीं, क्योंकि विज्ञापन के मारे हुए हैं, अखबार हो या फिर टीवी चैनल। तो आज आपको हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस कंपनी के सीईओ के बयान को ट्वीट किया है, उस कंपनी क्या है, भारत में उसका क्या हित है, वो कैसे ग्लोबल सरकार का, यानी सारी सरकार वो चलाता पर्दे के पीछे से, ऐसा माना जाता है। उसके हित में पॉलिसीज बनती है। आज हम आपको उसी पर एक वीडियो देने जा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ संयोग है कि डीप स्टेट के सारे एजेंट्स, सारी बातें, सारी फंडिंग, सारी ट्रेनिंग ये इस सरकार, संघ वाली सरकार से आकर जुड़ रही है। ये संयोग है या प्रयोग? नमस्कार, मैं हूं संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। और मैं आपको इस रहस्यमय दुनिया में ले चलूं, उससे पहले इस रहस्यमय दुनिया को खंगालने की क्षमता आपको में आ जाए, उसके लिए एआई का कोर्स केजीएफ भारत अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर लाया है। वो कंपनी एनआरआईज का ही है, किसी अमेरिका एनआरआईज का ही है, जो 30 साल से अमेरिका में उनकी कंपनी एआई की है। और वो हर सनातनियों को ट्रेनिंग, एआई की ट्रेनिंग, ताकि आप रिसर्च में उसका उपयोग कैसे करें, वीडियो में कैसे करें, पोस्टर्स में कैसे करें, आप पैसे कमाने के लिए उसका उपयोग कैसे करें। जॉब में है तो अपने जॉब को बचाने और अपने जॉब में प्रमोशन पाने के लिए कैसे करें, वो कोर्स आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है। उसका प्रोमो आप देखिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे इस रहस्यमय
दुनिया की। हाँ, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्रिप्शन भरना मत भूलिए। क्या आप जानते हैं एआई सीखने वाले लोग आज 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हैं? हमारे KGF बैच 1 के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा सीखा और काफी सफलता से चैट जीपीटी, क्लॉड इमेज जनरेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और 40 से भी ज्यादा AI टूल्स का प्रयोग अब करने लगे हैं। और अब आ रहा है बैच 2 19 फरवरी से। वही प्रूवन करिकुलम एक्सपर्ट गाइडेंस और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो आपको AI एक्सपर्ट बनाएगी। लेकिन सुनिए, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और रजिस्ट्रेशन तेजी से भर रहे हैं। देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर करें। KGF पाठशाला, AI की एक्साइटिंग दुनिया में आपका पहला कदम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये घटना है 5 फरवरी की। 5 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के एक्स हैंडल, जो ट्विटर था पहले, उसके औपचारिक हैंडल से एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में इकोनॉमिक टाइम्स अखबार का लिंक शेयर किया गया। उस लिंक में लिखा था, नेक्स्ट 20-25 ईयर्स विल बी एरा ऑफ इंडिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कहा कौन रहा है? सेज ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक। सेज ब्लैक रॉक यानी कंपनी का नाम आ गया ब्लैक रॉक, सीईओ उसके हैं लैरी फिंक, उसने ये बात कहा। यह लिंक प्रधानमंत्री मोदी के जो उनका ऐप है वाया नमो ऐप के जरिए इसको शेयर किया गया था ट्विटर पे, एक्स पे। यानी यह किसी अधिकारी ने सिर्फ नहीं कर दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी की जानकारी में औपचारिक रूप से किया। पीएमओ ने जो शेयर किया उसका हिंदी अनुवाद है। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक का कहना है कि अगला 20-25 साल भारत का ही होगा। अब ये तो खुद होने वाली बात है। संदीप देव हर चीज को गलत देखता है, हर चीज को गलत तरीके से करता है। अरे ये तो भारत की तारीफ कर रहे हैं वो कि अगला 20-25 साल भारत की है। मोदी सरकार ने इसको कितना मजबूत बनाया। बोलो मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। लेकिन तब ना आप कहेंगे जब आप जाने कि ब्लैक रॉक कौन है, कौन आपकी तारीफ करने वाला है, कौन, इसके बारे में तो आप पता लगाइए। तो चलिए इसके बारे में हम पता लगाते हैं और जानते हैं कि ब्लैक रॉक है कौन। तो हम पीछे अभी से शुरू करते हैं। जो एप्स्टीन फाइल निकली है, वह जो यौन शोषक एप्स्टीन, उसकी फाइल में सीईओ ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक का नाम दर्ज है। चलिए, गंदी बातों में दर्ज नहीं है, ऐसे दर्ज होगा तो इससे क्या हो गया? बिल्कुल ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। तो अब हम आप देखते हैं कि ये लैरी फिंक है कौन और ब्लैक रॉक है कौन। ये वास्तव में लैरी फिंक एक ग्लोबलिस्ट एलिट है। जिन एलिट के लिए सारी दुनिया, जो डीप स्टेट जिसको कहा जाता है, जो अपने हिसाब से बिल क्लिंटन हो या बिल गेट्स हो, जिसने अपने हिसाब से कोरोना पैदा किया, अपनी सुई भुकवाया, HPV का सुई भारत में भुकवाता घूम रहा है। तो ग्लोबलिस्ट एलिट है। और ये कंपनी ब्लैक रॉक क्या है? तो चलिए इसको देखते हैं कि ब्लैक रॉक क्या है। ब्लैक रॉक को अक्सर दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी या फिर पर्दे के पीछे की सरकार कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया में आप सर्च करिए। ये पर्दे के पीछे की सरकार है, यानी दुनिया की कई सरकार को ये चलाती है पर्दे के पीछे से। असल में उस पर आरोप है कि वह पर्दे के पीछे से कई देशों की सरकारों को चला रहा है, जिनकी तारीफ मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि हमें हमारी तारीफ की हमारी सरकार की। यह दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर अमेरिका लिंक है। एसेट मैनेजमेंट। ब्लैक रॉक कोई बैंक नहीं है जहां आप अपना खाता खोलेंगे, पैसा जमा करेंगे ना। यह निवेश का प्रबंधन करती है। यह पेंशन फंड, बीमा कंपनी, बड़े संस्थान, अमीर लोगों के पैसे को शेयर बाजार में लगाती है, बॉन्ड में लगाती है, रियल एस्टेट में निवेश करती है। यानी ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। भारत में भी इसके काफी कार्यालय हैं। भारत के हिस्से पे हम आएंगे। भारत का जो शेयर बाजार है NSE, BSE, उसमें जो सबसे बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है उसमें ब्लैक रॉक है। यानी भारत के शेयर बाजार पे जिसका कंट्रोल है उसमें ब्लैक रॉक है। और यह भारत में मुकेश अंबानी
मुकेश अंबानी की जियो की साझीदार है ब्लैक रॉक, और मुकेश अंबानी की जियो ने जियो ब्लैक रॉक फंड नाम से एक ज्वाइंट वेंचर का भी निर्माण किया। ये कंपनी कितनी बड़ी है, अब इसको समझिए कि वर्तमान में यह कंपनी लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करती है दुनिया में। 10 बिलियन नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करती है। यह भारत, जापान और जर्मनी की टोटल पूरी अर्थव्यवस्था को जोड़ दीजिए, संयुक्त जीडीपी से भी अधिक है। यानी अब इसका पावर तब समझ में आएगा आपको कि ये सरकार चला सकती है। ये भारत, जापान, जर्मनी के पूरा जीडीपी को जोड़ दीजिए, उससे भी ये बड़ी कंपनी, अब समझ में आएगा। ब्लैक रॉक का जो असली पावर है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है अलादीन। अलादीन का चिराग सुना है ना आपने, घिसने वाला अलादीन, यानी एसेट नाम है उसका, एसेट, लायबिलिटी, डेबिट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। यह जो अलादीन है, ये दुनिया के सभी शेयर बाजारों को मैनेज करता है। यानी सारे शेयर बाजार इस एक सॉफ्टवेयर के सुझाव पे चलते हैं। किस दिन ये सॉफ्टवेयर क्रैश, पूरा मार्केट क्रैश। ये सॉफ्टवेयर ही पूरे भारत सहित, भारत में बताया ना सबसे बड़ा ये निवेशक, भारत सहित जो है दुनिया के शेयर बाजार इसके सुझाव पे चलती है। मोनोपोली है, इसीलिए कहा जाता है सरकार को कंट्रोल करती है, क्योंकि एक झटका दे सरकारें गिर जाएगी। सरकार तो पूरा शेयर बाजार को कंट्रोल रखती है अपने सॉफ्टवेयर के जरिए। ब्लैक रॉक, आलोचक कहते हैं कि ब्लैक रॉक दुनिया भर की कंपनियों पर अपनी विचारधारा थोपती है कि मैं जो कह रहा हूं वही चलाओ, वही होगा। इसलिए कंपनियां और सरकार डीप स्टेट के हित में जाती है। कैसे जाती है समझिए, राजनीति में पूंजी कैसे, और पूंजी में राजनीति कैसे, दुनिया में जहां भी निवेश है उसके, जहां भी वो अपनी विचारधारा उस पर थोपती है, चलाती है। यह तय करती है कि कौन सी कंपनी कैसे चलेगी। आपको लगता होगा ये अडानी, अंबानी, ये सब स्वदेशी हैं और ये हैं, कैसे चलेगी, क्या करोगे, ये सब वो ब्लैक रॉक तय करती है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारों के ऊपर, और इसीलिए जब ये पूरा पूंजी का बड़ा, तो इस लोकतांत्रिक सरकारों के ऊपर इसको सुपर रेगुलेटर कहा गया। ये सरकारों को भी रेगुलेट करती है, जिनकी तारीफ मोदी जी का ट्विटर हैंडल पीएमओ का शेयर करके खुश हो रहा। यानी समझिए भारत में वो पीएमओ तक की उसकी वो कहां तक पहुंचा होगा, आप समझ लीजिए। इसी बात से इसको समझिए, ब्लैक रॉक लगभग हर उस चीज की मालिक है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एप्पल का फोन करते हैं इस्तेमाल, आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज इस्तेमाल करते हैं, बिल गेट्स तो यार ही है, कोको कोला पीते हैं, बड़ी फार्मा कंपनियों की दवा आप लेते हैं, हथियार कंपनी, सबके बड़े शेयरधारक ब्लैक रॉक ही। यानी अब जो भी कर रहे हैं उस ब्लैक रॉक के कंट्रोल में है। ब्लैक रॉक जैसे वैश्विक संस्थानों का ध्यान केवल रिटर्न और प्रॉफिट पर है। जब ये कंपनियां विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे, उनके भोजन, आवास जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश करती है, तो कीमत को बढ़ा देती है। महंगाई बढ़ाना भी इसका काम है, घटाना बढ़ाना इसका काम है। अमेरिका और यूरोप में आवास संकट ये पैदा कर चुकी है, और इसीलिए क्योंकि ब्लैक रॉक ने संस्थानों द्वारा सामूहिक रूप से जो घर थे, घर खरीद लिया, तो आवास का संकट पैदा हो गया। भारत में जो आप देखते हैं भोजन मुफ्त और यह सारा खेल, पैसा कहां से आ रहा है, अब आपको सोचना चाहिए। ब्लैक रोज आज के पूंजीवाद का वह चेहरा है जो सभी सीमाओं के पार जा चुका है। उसको कोई कंट्री में वो बंधा हुआ नहीं है। वह एक ऐसी इकाई है जिसके पास न केवल पैसा है, बल्कि डेटा और एल्गोरिदम का स्वामी है, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था जिसके कंट्रोल में है। यानी डीप स्टेट का सबसे बड़ा पार्टनर, आप सबसे बड़ा चेहरा वो है, सुपर रेगुलेटर। इसकी शक्ति इतनी है कि इसे सरकारों का चौथा स्तंभ कहते हैं। न्यायपालिका, विधायिका, आप जो कार्यपालिका दिख रहे हैं, चौथा स्तंभ मीडिया भी मान लेती है सब, चौथा स्तंभ है। यानी ये सरकारों को यही चला रही है, जो बिना किसी चुनाव और जवाबदेही के दुनिया पर शासन कर रही है। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी पिंक वैश्विक, जिसकी तारीफ को ट्वीट कर रहे हैं मोदी जी, वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में बेहद प्रभावी व्यक्ति हैं, और जिसके बयान के लिए भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पलक पावड़े बिछाए हुए।
ये सारे तथ्य दर्शाते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था और पूंजी नेटवर्क डीप स्टेट गहरा घुसपैठ कर चुका है। शासन प्रशासन, सरकार और पूंजी में गहरा घुसपैठ कर चुका है। एप्स्टीन फाइल में सच कहूं तो किसी का नाम अनजाने नहीं है कि अनजाने में आ गया, बल्कि ग्लोबल अदृश्य हाथों द्वारा तय कार्यों के कारण दर्ज है। वो जो कार्य किए हैं उसके कारण वो दर्ज है। आप ये ना समझ लें कि अनजाने में आ गया होगा इनका नाम ना। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं कि ब्लैक रॉक भारत में कैसे मौजूद है। अंबानी का आपको बताया, शेयर बाजार का बताया, अब आपको समझते हैं। एक तो भारत का जो शेयर बाजार है एनएससी बीएससी, उसमें सबसे बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों में से एक है। रिलायंस इंडस्ट्री में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, इन सब की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी इसी के पास है। यानी भारतीय बाजार में आने वाली स्थिरता या उतार चढ़ाव ब्लैक रॉक के निर्णय पर निर्भर करता है, कब गिराना है, कब उठाना है। इसलिए आप देखते होंगे कि मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा शेयर बाजार, जिसको कहा गया कि शेयर बाजार का झूमेगा, ये सब ब्लैक रॉक के कंट्रोल की चीजें हैं। हाल ही में ब्लैक रॉक ने रिलायंस समूह के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया और इसका उद्देश्य भारत के एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस में डिजिटल क्रांति लाना है। और इसके जरिए ब्लैक रॉक भारत के मध्य वर्ग के जेब तक सीधे पहुंचेगा रिलायंस के जरिए। इसलिए जरा सावधान रहिएगा। अब गंभीर प्रश्न ये उठते हैं कि यदि भारत के सिर्फ 50 निफ्टी कंपनी में ब्लैक रॉक की बड़ी हिस्सेदारी है, तो कंपनियों के बोर्ड रूम में किए जाने वाले फैसले भारतीय प्रबंधन के बजाय इन वैश्विक संस्थानों के कंट्रोल में है। पूंजी का पलायन भी, ये कंपनियां उभरते हुए बाजारों से लाभ कमाती हैं और संकट के समय पूंजी सबसे पहले बाहर निकालती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था कभी भी अस्थिर हो सकती है। ये दोनों खतरे आप देखें। सॉफ्ट पावर इसका है, वो सिर्फ पूंजी नहीं लगाती, एजेंडा सेट करती है। जलवायु परिवर्तन आपने देखा, सोलर पैनल, ये सब जो सब चल रहा है, ये सब ब्लैक रॉक कंट्रोल करती है। नीतियां ब्लैक रॉक बनवाती हैं सरकारों से, पूंजी कंपनियों से। जिन कंपनियों में वो निवेश करती है वहां दबाव डालती है और अपने हिसाब से वो नीतियां बनाती है, अपनी वित्तीय साम्राज्यवाद को खड़ा करती है। और उसका अलादीन सॉफ्टवेयर तो आपको बताया ही कि वह पूरे दुनिया के शेयर बाजार को कंट्रोल करता है। तो ब्लैक रॉक एक बड़ी चुनौती है, डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा एसेट है, जो जब चाहे एक दैत्य है, वैश्विक दैत्य है। और ये वैश्विक दैत्य के लिए जब पीएमओ से ट्वीट हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक इसकी घुसपैठ है। उसके बाद अगर भारत के लिए डेटा सुरक्षा भी मुद्दा है, और अभी डेटा सुरक्षा आपने देखा अमेरिका के साथ समझौते में भी डेटा सुरक्षा से इन्होंने समझौता कर ही लिया है, अमेरिका की ही कंपनी है। अब आप देखिएगा इसको कि आप कहिएगा कितना बड़ा है तो इसको कोई कैसे टाल सकता है। इसको चाइना ने, रसिया ने, सऊदी अरबिया ने इसको जो है अपने हिसाब से कंट्रोल किया है, अपने राष्ट्र को दांव पे नहीं लगाया है। चीन ने एक मजबूत दीवार खड़ी की है, ब्लैक रॉक को बाजार में घुसने की अनुमति दी है, लेकिन कभी भी अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया, उससे ऊपर नहीं आने दिया। भारत तो संप्रभुता को अपने रौंद रहा है, भारत की सरकार भारत संप्रभुता को, अमेरिका के दिल्ली में आपको दिख ही गया। चीन दुनिया का पहला देश था जिसने ब्लैक रॉक को अपनी म्यूचुअल फंड इकाई चलाने की अनुमति दी, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पष्ट किया कि डेटा और रणनीतिक नियंत्रण सरकार के पास रहेगा, डेटा से कोई समझौता नहीं। यहाँ डेटा उसके पास है और डेटा के लिए अमेरिका से समझौता भी इन्होंने कर लिया। जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा तो ब्लैक रॉक को अपनी निवेश नीति में बदलाव करना पड़ा और इसमें चीन का राष्ट्र राज्य जीत गया, पूंजी को झुकना पड़ा। यहां पूंजी के आगे भारत की सरकार झुकती है। और जब चीन की ऐसी ही तारीफ की लैरी पिंक ने, जैसे भारत की, तो चीन ने कहा उसकी व्यवसायिक आवश्यकता है हमारे यहाँ, वो हमारे लिए गौरव की बात नहीं है उसका तारीफ करना। भारत के प्रधानमंत्री अभी उसको गौरव के रूप में पेश कर रहे हैं। अंतर देख लीजिए आप, एक संप्रभु राष्ट्र और एक अमेरिका के पीछे चलने वाले राष्ट्र में। सऊदी अरब ने क्या किया? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने
विजन 2030 में के लिए ब्लैक रॉक का उपयोग एक टूल की तरह किया। सऊदी अरब हमसे छोटा कंट्री है, उसने भी ब्लैक रॉक को टूल की तरह इस्तेमाल किया, कब्जा नहीं दिया। उसका प्राइम मिनिस्टर या उसका सुल्तान तारीफ करता, उसका नहीं घूम रहा। ब्लैक रॉक ने रियाद में अपना महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय खोला, लेकिन वहां दिलचस्प बात यह है कि सऊदी का अपना पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इतना शक्तिशाली है कि वह ब्लैक रॉक को निर्देश देता है, न कि उससे निर्देश लेता है, जैसे यहां पर हो रहा है भारत में। सऊदी अरब जैसे देशों में ओरिजिनल राजनीति चलती है, यानी हम अपने देश के राष्ट्र को लेकर राजनीति चलती है। वो पश्चिमी पूंजी, पश्चिमी नैतिकता, एप्स्टीन फाइल आदि में के दबाव में नहीं आते और उन्होंने अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं किया। यहां पर प्रशंसा की बात यह है कि चीन आदि ने लैरी फिंक ने अरब की भी प्रशंसा की, चीन की भी, लेकिन उसने उसको राष्ट्रीय गौरव से नहीं जोड़ा, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जोड़ रहे हैं और उनका कार्यालय जोड़ रहा है। भारत में जब पीएमओ इसे ट्वीट करता है तो यह एक प्रकार की सॉफ्ट हीन भावना दिखाता है जो विदेश से प्रमाणीकरण के लिए प्यासे हैं। और आपने इस सरकार को देखा है कि मोदी जी विदेशी प्रमाणीकरण के लिए कैसे प्यासे हैं। इसको बोलते हैं सॉफ्ट इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, सॉफ्ट हीन भावना। और इसलिए अब आपको ये सोचना है कि इतने सारे संयोग एकाएक इसी सरकार से के साथ हो रहे हैं, इतने सारे अमेरिकन लिंक यहीं जुड़ रहे हैं। ये आपके सोच पर है। आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह जो ग्लोबल दैत्य है, इसकी तारीफ में, उसकी तारीफ को अपने लिए राष्ट्रीय गौरव के रूप में पीएमओ द्वारा ट्वीट करना आपके लिए, आप इसको कितना उचित समझते हैं या अनुचित समझते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।